बच्चों, विक्रमशिला इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम तीसरे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 12वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है विक्रमशिला। विक्रमशिला इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 2 है। विक्रमशिला यह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जो बिहार में स्थित है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के समान यह बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय माना जाता है। अब इस विश्वविद्यालय की निर्मिति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, कौन सी शताब्दी में हुआ, इसकी विशेषता हमने पहले सेशन में देखा। अब विक्रमशिला का क्या महत्व है, यह खुद विक्रमशिला हमें बता रही है। चलिए सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के अगले परिच्छेदों के द्वारा हम विक्रमशिला का महत्व समझेंगे। विक्रमशिला हमें बता रहे हैं कि 8वीं शताब्दी के मध्य में उसकी निर्मित होने के बावजूद भी उस समय उसके पास एक समृद्ध पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय में तंत्र विद्या, तर्क विद्या तथा प्रारंभिक दर्शन, बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों से विशाल संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे, तो किसी एरे गिरे को वहाँ पर नहीं लिया जाता था। एक विशिष्ट प्रोसेस के द्वारा ही अध्यापकों की, विद्वानों की या आचार्यों की तथा छात्रों की भी भर्ती वहाँ पर इसी प्रकार से की जाती थी। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता की पांडुलिपि मेरे घर की ही तैयार की गई थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 15वें वर्ष में शासन के रूप में राजा गोपाल द्वितीय इन्होंने जो ग्रंथ निर्मित की थी अष्टशास्त्रिका प्रज्ञान पारमिता, तो यह पांडुलिपि में लिखा गया ग्रंथ था और इस पांडुलिपि में लिखा गया ग्रंथ अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, इसकी निर्मिति विक्रमशिला इस विश्वविद्यालय के ग्रंथालय अर्थात पुस्तकालय में ही की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। तो अब देखिए, इस हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय के रूप में विक्रमशिला तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन उसके इस विश्वविद्यालय में जो भी ग्रंथालयों में जो भी पुस्तकों की निर्मिति की गई है, जो भी आचार्य, विद्वान और जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययन ग्रहण कर रहे थे, वह आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने योगदान हमारे भारतीय संस्कृति को दी है। दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। अब हम देखते हैं कि जो भी पढ़ाई विश्वविद्यालय में होती है उसके एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट ध्येय होते हैं, और वह जो ध्येय होते हैं, उद्देश्य जो होते हैं, उसको बहुत बड़ी एक समिति होती है, उसके द्वारा यह ध्येय निश्चित, उद्देश्यों की निश्चित की जाती है। अगर आप आपके पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे तो सबसे शुरुआत में देखो पेज पर लिखा होता है कि ये जो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में रखे गए हैं वो किसके द्वारा रखे गए हैं, किसने उसको अनुमति दी है, और यह पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में रखने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो यह केवल एक पुस्तक के बारे में हम पढ़ रहे, लेकिन जब विश्वविद्यालय की बात आती है या किसी महाविद्यालय की बात आती है तो उनके भी कुछ उद्देश्य होते हैं कि विद्यार्थियों को, अध्ययनार्थियों को, छात्रों को एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान वहाँ पर दे जाए। पूरे समाज को, पूरे देश को निर्मित करने के लिए जो आदर्श नागरिक निर्मित की जाती है वह इसी महाविद्यालयों से होते हैं, स्कूलों से होते हैं, पाठशालाओं से होते हैं। तो यह एक विशिष्ट उद्देश्य शामिल होता है। तो यहाँ पर यही बात हमें बताई गई है कि विक्रमशिला हमें बता रहे कि विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन से गुण पारंगत होने चाहिए, एक विशिष्ट उद्देश्य उन्होंने रखे हुए थे। और उद्देश्यों में कौन से बातें उन्होंने लिखी है कि दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, और ये इनमें पारंगत होना, यह विद्यार्थियों को इन सारी चीजों में पारंगत करना, उनको ज्ञान देना,
विद्वान बनाना, यह उद्देश्य विश्वविद्यालय ने पहले ही तय करके रखा था। उसके साथ साथ उपाय कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थे। अब देखिए, अभी जो 10 पारमिति रखे गए थे, जो तत्व रखे गए थे, जो उद्देश्य रखे गए थे, अब यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करते तो दिखाई देंगे आपको दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान, उपाय कौशल्य, प्राणिधान, बल, ज्ञान और प्रज्ञा पारमिता। तो ये सारे मिलकर कुल 10 परिमिता उन्होंने रखे हुए थे। विश्वविद्यालय ने पहले यह उद्देश्य तय करके रखा था और यह कोई आम बात नहीं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। और इसीलिए पूरे विश्व से अध्ययनार्थी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन ग्रहण करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। और ज्ञान ग्रहण करने के लिए उन्हें बहुत सारे जैसे कि उनको मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा देने पड़ते थे। उसके साथ साथ जो विशेष मंत्रीगण वहाँ पर रखे गए थे, हमने देखे थे द्वारपाल रखे गए थे, तो वह उनके द्वारा उनके सारे चीजों को वो देखते थे, परखते थे। उसी के बाद उनको उस प्रांगण में प्रवेश दिया जाता था। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। तो देखो, एक विशिष्ट मनुष्य के बारे में बात करेंगे कि एक छात्रार्थी, अगर समूह में अगर देखें तो बहुत सारे छात्र विद्यालय में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हर छात्र के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, इसका विद्यालय ध्यान रखती है। तो प्रत्येक छात्र के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। एक महामानव उनको निर्माण करना था। किसको? विक्रमशिला महाविद्यालय को क्या करना था? पूरे विश्व में ऐसे महामानव की निर्मित करनी थी जिसके द्वारा पूरे देश का विकास हो सके। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसीलिए विश्वविद्यालय कहते थे कि उसकी गरिमा की यह चरम परिणति थी। 10वीं 11वीं सदी तक में पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। सम्यक ज्ञान दान परंपरा में मेरा कोई सानी नहीं था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे ही विद्यार्थी को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा व शोध कार्यों में के आकांक्षी होते थे। अब देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि चलो इस विशिष्ट स्कूल में बच्चों को अगर हम भर्ती कर देते हैं तो हमारे बच्चे सबसे अच्छा विद्यार्थी बन सकते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान हो सकता है। तो इसके लिए देखो, केवल हम पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के अंदर भी वो ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, वो लालसा होनी चाहिए। तो ऐसे ही विद्यार्थी जो ज्ञान संपादन करने में इच्छुक थे, ज्ञान संपादन करके वह आगे चलकर कुछ ना कुछ बनाने के लालची थे, ऐसे ही विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश दिया जाता था। तो यही बात यहाँ पर बताया गया है कि मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता ऐसे ही विद्यार्थी को दी जाती थी जो उनके उस विश्वविद्यालय के पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा और शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। तो जो बच्चों को सच में ज्ञान ग्रहण करना था, उससे ही बच्चों को वहाँ पर प्रवेश दिया जाता था। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी, नवागत अर्थात नए आए हुआ छात्र, प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। अब देखिए, हर विद्यार्थी को हर प्रकार के ज्ञान से अवगत कराने के लिए उनके एक विशिष्ट प्रकार की परीक्षा ली जाती थी। उनको भिक्षु वर्ग में भी रहना पड़ता था और अलग अलग ज्ञान ग्रहण करने के लिए उनको तरह तरह के परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे ताकि वे मेरे उच्चादर्शों पर खरे उतर सके। तो विश्वविद्यालय के जो उच्च उद्देश्य थे, जो आदर्श थे, उसको ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को, छात्रों को बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ता था। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्य और विद्यार्थियों को विशेष
राज दरबारों में यहाँ के आचार्य और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। तो अब देखिए हम बोलते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, उनको समाज में बहुत सम्मान का स्थान मिलता है। तो उसी प्रकार से उस समय भी जो छात्र, जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते थे विश्वविद्यालय विक्रमशिला में, तो राज दरबार में ही नहीं केवल पूरे समाज में उनका आदर तिथ्य किया जाता था, उनको विशेष सम्मान दिया जाता था, विशेष रूप से उनका गौरव किया जाता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। तो अब देखिए आपने भी देखा होगा कि आपके विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, इस कारण आपके पाठ्य पुस्तक में तरह तरह के लेसन्स होते हैं, विषय सब्जेक्ट होते हैं और उसके अनुसार आपके सर्वांगीण विकास का ध्येय प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हर स्कूल का भी यही उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय के द्वारा जो पाठ्यक्रम रखे गए थे, तो इसमें भी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास यही एकमात्र उद्देश्य था। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी, तो उस समय संस्कृत भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी और वहां पर भी अध्यापन की जो भाषा थी संस्कृत ही थी। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया हूँ। अब देखिए आज हमारी सरकार जो है, चाहे वह हम केंद्र सरकार कैसे कहे या राज्य सरकार कहे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ध्यान वो दे रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का विकास होता है। जब एक मनुष्य का विकास होता है, ज्ञान ग्रहण करता है, तो उसके विकास के साथ साथ न केवल परिवार का, न केवल समाज का, बल्कि एक पूरे देश का विकास होता है। इसीलिए वर्तमान युग में सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से इस शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे और इसीलिए वह कहते हैं कि वर्तमान सरकार ने जो सकारात्मक कदम उठाया है कि पुरातात्विक विभाग के द्वारा आज गुमनाम होने के बावजूद भी उस पर ध्यान दिया जा रहा है। पुरातात्विक खनन में मेरे प्राय सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। अब 6 महाविद्यालय थे वहां पर। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे हुए अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो विश्वविद्यालय नष्ट हो गया था और फिर से उसका खनन होने के कारण क्या क्या उसमें प्राप्त हुआ है, इसका वर्णन किया है। पद्मपाणि एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सिलें भी प्राप्त हुई है। एक सील का सत्यापन वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हो, उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। वास्तव में यह दृष्टिकोण में एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय है। अब देखिए उस समय एक साथ 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक वहां पर भव्य और विशाल प्रांगण में रह रहे थे। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। ब्रह्मवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हस्त्र हुआ है। तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया। तो देखो कि क्यों इसका नाश हुआ था, क्योंकि तुर्कों को लगा था कि यह कोई किला होगा और किला समझकर उसने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आप जब कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारे, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, यह शैक्षणिक प्राचीन धरोहर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका महत्वपूर्ण विशेषताएं